नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों ये PGCIL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन एन ओवर करंट रिले द टाइम ऑफ ऑपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आपके ऑप्शन है द स्क्वायर ऑफ द करंट, द क्यूब ऑफ द करंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, द वोल्टेज। दोस्तों ओवर करंट रिले में टाइम करंट के प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन वो करंट के कितना प्रोपोर्शनल होता है? टाइम करंट के स्क्वायर टाइम प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जितना ज्यादा करंट होगा मोर द करंट, उतनी ही जल्दी ओवर करंट रिले ट्रिप करेगी, लेस द ट्रिपिंग टाइम। ओवर करंट रिले का काम क्या है? ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक्सेसिव ओवर करंट से बचाती है। तो इसका जो ग्राफ बनता है दोस्तों करंट और टाइम का, ये टाइम हो गया, ये करंट हो गया। मान लीजिए 1 एम्पियर करंट है, ये 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो जब करंट 1 एम्पियर होगा तो इसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होगा, ये इसका रिस्पॉन्स टाइम है। लेकिन जैसे करंट 4 एम्पियर हुआ तो इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया दोस्तों? इसका रिस्पॉन्स टाइम काफी कम हो गया। मान लीजिए 1 सेकंड है और ये टॉप जो लिमिट है वो 5 सेकंड की है। तो जैसे ही 4 एम्पियर करंट हुआ तो इसने 1 सेकंड के अंदर सर्किट को ट्रिप कर दिया, और जब करंट 1 एम्पियर था तो इसने 5 सेकंड लिए इस सर्किट को ट्रिप करने के लिए। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये बताता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन अ डीसी मोटर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डीसी मोटर में टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोस्तों डीसी मोटर में टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के, और डीसी शंट मोटर में टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। ये हो गया सीरीज मोटर के लिए और ये हो गया शंट मोटर के लिए। अब दोस्तों एक और चीज इसमें आती है, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट क्या करता है दोस्तों? आर्मेचर करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रिएट होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर कंडक्टर में क्रिएट होता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आर्मेचर करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आर्मेचर कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब आर्मेचर कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा तो उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतना ही अच्छा हमें आरपीएम मिलेगा मोटर में। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 है, द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज 0 व्हेन द मोटर इज। दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन भी करा था इससे पहले, और ये क्वेश्चन ITI में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना। मैंने एक डायग्राम बनाया था स्पीड टॉर्क रिलेशन का। ये स्पीड होती है और यहाँ पे टॉर्क होता है। ये इंडक्शन मोटर का मोटरिंग मोड होता है, ये ब्रेकिंग मोड होता है, एंड ये होता है जनरेटिंग मोड। और इसका कर्व कुछ इस तरीके का कुछ कर्व बनता है इसमें। दोस्तों ब्रेकिंग मोड में स्लिप होती है 1, क्योंकि यहाँ पे रोटर स्पीड जो होती है वो होती है 0, क्योंकि ब्रेकिंग मोड में रोटर मूव नहीं कर रहा होता है। और स्लिप क्या होती है? वो होती है NS माइनस NR अपॉन में NS, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि रोटर स्पीड 0 हो गई तो ये हो जाएगा NS अपॉन NS, इससे ये कटेगा तो स्लिप 1 हो गई। तो यहाँ पे स्लिप 1 होती है, यहाँ पे स्लिप 0 होती है, और 1 से 0 के बीच में मोटर मोटरिंग मोड में होती है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होता है। ऑलरेडी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी हम क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ब्रेकिंग मोड में स्लिप होगी 1। अब वही बात करें हम जनरेटिंग मोड में। जनरेटिंग मोड में क्या होता है? जो रोटर की स्पीड होती है वो एक्चुअली में सिंक्रोनस स्पीड पे रिवॉल्व कर रही होती है, यानी कि NR हो जाता है NS के इक्वल। इसका मतलब रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। उस केस में क्या होगा? तो स्लिप हो जाएगी NS माइनस NR अपॉन में NS, क्योंकि दोस्तों NR NS के बराबर है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है। तो ये हो जाएगा NS माइनस NS अपॉन में NS, तो ये 0 अपॉन में NS, तो स्लिप हो जाएगी दोस्तों 0। तो जब 0 स्लिप होती है उस केस में इंडक्शन मोटर जनरेटिंग मोड में होती है। तो इंडक्शन मोटर की स्लिप 0 हुई, इसका मतलब रोटर जनरेटिंग मोड में है, और वो किस स्पीड में रन कर रही है? वो सिंक्रोनस स्पीड में रन कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन अ पैरेलल RLC सर्किट ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी अदर देन इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें बताना है कि अगर कोई पैरेलल RLC सर्किट किसी एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है और वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उस केस में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? तो दोस्तों रेजोनेंट कंडीशन क्या बताती है? रेजोनेंट कंडीशन में दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो रेजोनेंट कंडीशन में इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब इसमें बोला है ये रेजोनेंट कंडीशन नहीं है, तो जब रेजोनेंट कंडीशन नहीं होगी तो उसमें 2 केस हो सकते हैं। या तो सर्किट लीडिंग होगा, लीडिंग का मतलब कि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा होगा। तो उसको अगर हम डायग्राम में देखें, ये हो गया करंट और ये हो गया वोल्टेज, तो ये हो
हो जाता है लीडिंग पावर फैक्टर। और ये कब होता है, किस केस में होता है, जब हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, उस केस में लीडिंग पावर फैक्टर जनरेट होता है। अब वही बात करें हम लैगिंग पावर फैक्टर की, तो लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज करंट से लीड कर रहा होगा, या इसको उल्टा बोल सकते हैं करंट वोल्टेज से लैग कर रहा होगा, तो ये वोल्टेज हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा। और ये कब कंडीशन बनती है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उस केस में लैगिंग पावर फैक्टर जनरेट होता है। अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है कि कौन सा रिएक्टेंस ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सी ट्रू होगी, द टोटल करंट इज ईदर लीडिंग और लैगिंग द वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ RL एंड C। इसका मतलब यहाँ तो वो सर्किट लीड करेगा या वो सर्किट लैग करेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, RLC की वैल्यू पे, पर बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस की वैल्यू पे। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अ बस बार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपके ऑप्शन है ए वोल्टेज ग्रेडिंग, बी करंट ग्रेडिंग, सी टाइम ग्रेडिंग, डी कंपैरिजन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट। दोस्तों डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक हाईली सेंसिटिव और फास्ट एक्टिंग प्रोटेक्टिंग सिस्टम होता है, यानी कि इसका मतलब अगर कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेंसिटिव होगा तो उसका रिस्पॉन्स टाइम उतना ही कम होगा। और दोस्तों डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जो बस बार में इनकमिंग करंट आता है उसको हम कंपेयर करते हैं आउटगोइंग करंट से, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किरचॉफ करंट लॉ का। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि जितना करंट एक नोड से प्रवेश करा उतना ही करंट उस नोड से बाहर जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सर्किट को ट्रिप कर देगा, इस सर्किट को आइसोलेट कर देगा। तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, इसमें लगा होता है करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, जो भी लाइन में करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को ये मेजर करता है। फिर लगी होती है कंपैरिजन रिले। कंपैरिजन रिले क्या करती है, ये इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को कंटिन्यूअसली मेजर करती है। और नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट आपका बस बार से बाहर निकलेगा, यानी कि टोटल नेट करंट कितना होगा, 0 होगा। ये होती है कंडीशन नॉर्मल ऑपरेशन में। वहीं जब फॉल्ट कंडीशन आती है तो उस केस में करंट का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट की वैल्यू सेम नहीं रहती है और करंट का कुछ डिफरेंस रिले से फ्लो होता है। तो ये डिफरेंस जो है, इसीलिए इसका नाम डिफरेंशियल रिले पड़ा है, यानी कि वो करंट के डिफरेंस को मेजर करती है। और लास्ट में होता है इसमें ट्रिप सिग्नल। जैसे ही इसको कोई भी करंट के वैल्यू में डिफरेंस मिलता है तो ये सर्किट को ट्रिप कर देती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को कंपेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच टाइप ऑफ पोजीशन इनकोडर यूज लाइट एंड सेंसर टू डिटरमाइन पोजीशन। आपके ऑप्शन है कैपेसिटिव इनकोडर, बी ऑप्टिकल इनकोडर, सी मैग्नेटिक इनकोडर, डी रेजिस्टिव इनकोडर। दोस्तों पोजीशन इनकोडर डिवाइस मोशन को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट मोशन डिजिटल सिग्नल में या डिजिटल पल्स में। ये एक तरीके का ट्रांसड्यूसर होता है। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है वो कभी हम किसी अलग लेक्चर में आपको समझा देंगे। ऑप्टिकल इनकोडर में दोस्तों लगा होता है कोड डिस्क, जिसे रोटर भी बोला जाता है। ये एक तरीके का सर्कुलर डिस्क होता है जो रोटेटिंग शाफ्ट के साथ अटैच होता है, जिसकी पोजीशन हमें मेजर करनी होती है। एक LED लगी होती है जो रोटर या कोड डिस्क के एक साइड पे लगी होती है। देन यहाँ पे लगा होता है फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर क्या है यहाँ पे दोस्तों, लाइट सेंसर। इसे हम लाइट सेंसर भी बोलते हैं। तो क्या करता है, लाइट को सेंस करता है। तो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है कि जो लाइट एमिशन या LED है कि वो कंटिन्यूअसली लाइट को कोड डिस्क पे फेंकती रहेगी, और जैसे जैसे कोड डिस्क रोटेट होगा तो कोड डिस्क के अंदर दोस्तों 2 तरीके के मोड होते हैं। एक तो इसका ट्रांसपेरेंट मोड होता है जिससे लाइट इजीली फ्लो कर जाती है, और दूसरा इसका ओपेक मोड होता है जिससे लाइट फ्लो नहीं कर सकती है। तो इससे एक पल्सेटिंग सिग्नल जनरेट होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें होता है एक सिग्नल जनरेशन। अब फोटो डिटेक्टर से जो सिग्नल मिला है उसको एक इनकोडर सर्किट प्रोसेस करता है, और वो सर्किट उस सिग्नल को एनालाइज करता है और उसकी एंगुलर पोजीशन को या मोशन को डिटरमाइन करता है। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इसको किस किस एप्लीकेशन में यूज करा जाता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स में, मशीन टूल, मोटर कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल डिवाइस, प्रिंटिंग इक्विपमेंट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रांसिस टर्बाइन आर बेस्ट सुटेड फॉर। आपके ऑप्शन है ए वेरी हाई हेड एंड वेरी लो फ्लो रेट,
रेट, बी हाई एंड एंड लो फ्लो रेट, सी लो हेड एंड हाई फ्लो रेट, डी मीडियम हेड एंड मीडियम फ्लो रेट। तो फ्रांसिस टरबाइन दोस्तों कहाँ यूज होती है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। फ्रांसिस टरबाइन हमारी यूज होती है हाइड्रो पावर प्लांट में। बेसिकली दोस्तों 3 तरह की टरबाइन होती हैं। एक होती है लो हेड टरबाइन, सेकंड वन इज मीडियम हेड टरबाइन एंड थर्ड वन इज हाई हेड टरबाइन। दोस्तों लो हेड टरबाइन का जो हेड होता है वो होता है अराउंड लेस देन 30 मीटर और इससे एग्जाम्पल है कार्पन टरबाइन। वहीं बात करें मीडियम हेड टरबाइन की तो उसकी जो रेंज होती है वो 30 मीटर से 150 मीटर होती है और इसका जो एग्जाम्पल है वो फ्रांसिस टरबाइन है। वहीं बात करें हम हाई हेड टरबाइन की तो ये ग्रेटर देन 150 मीटर होता है, 150 मीटर से 2000 मीटर तक की रेंज का होता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो पेल्टन व्हील टरबाइन। तो अगर क्वेश्चन में कभी पेल्टन व्हील या कार्पन टरबाइन आ जाएगा तो उसको भी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो फ्रांसिस टरबाइन किसके लिए यूज होता है, मीडियम हेड एंड मीडियम फ्लो रेट के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रकार की मोटर विशेष रूप से कोणीय स्थिति को सटीक नियंत्रण करने के लिए डिजाइन की गई है। आपके ऑप्शन हैं ए तुल्यकालिक मोटर, बी इंडक्शन मोटर, सी डीसी मोटर एंड डी सर्वो मोटर। दोस्तों सर्वो मोटर और बाकी मोटर में क्या डिफरेंस होता है, सर्वो मोटर में एक फीडबैक लूप होता है। ये फीडबैक लूप दोस्तों मोशन को या रोटेशन को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता है। दोस्तों तो फीडबैक लूप का काम क्या है, हम मान के चलिए हमने फीडबैक लूप में स्पीड को डिफाइन कर दिया कि हमें 600 आरपीएम की स्पीड चाहिए और जैसे ही मोटर रोटेट करेगी तो ये फीडबैक लूप में पहले सिग्नल जाएगा कि क्या मोटर 600 आरपीएम पे रिवॉल्व कर रही है। अगर फीडबैक सही हुआ, अगर वो मोटर 600 आरपीएम पे रिवॉल्व कर रही है तो ये इसको कंफर्मेशन दे देगा। अगर ये 600 आरपीएम पे रिवॉल्व नहीं कर रही है तो इसको बता देगा कि आपको स्पीड ज्यादा या कम करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये एक तरीके की बहुत ही प्रिसाइज मोटर है। ये हमेशा पोजीशंस को सेंस करती है और उसके हिसाब से मोटर की पावर को कंट्रोल करती है। जब हम मोटर की पावर को कंट्रोल करेंगे उसी से तो हमारी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ होता है, रोबोटिक्स में होता है, सीएनसी में होता है, ड्रोन्स में होता है एंड टेलीस्कोप में भी इसका इस्तेमाल आमतौर पर देखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाई इज ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर नेसेसरी इन ट्रांसमिशन लाइन। आपके ऑप्शन है ए टू इंक्रीज लाइन लॉसेस, बी टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, सी टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द लाइन एंड डी टू रिड्यूस द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन। दोस्तों ट्रांसपोजिशन एक मेथड है जिससे हम 3 फेस लाइन की पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमारा कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है और ये कंडक्टर सी है। उसके बाद क्या करा हमने, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब ये कंडक्टर ए हो गया, ये कंडक्टर सी हो गया एंड ये कंडक्टर बी हो गया। तो इसे बोला जाता है ट्रांसपोजिशन, यानी पोजीशन को चेंज कर देना। तो इससे क्या होता है, हम पोजीशन को चेंज क्यों करते हैं, ऐसा करने से दोस्तों हम वोल्टेज ड्रॉप को कम कर सकते हैं, इससे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को कम कर सकते हैं या इंडक्टेंस को कम कर सकते हैं और इससे अनबैलेंस वोल्टेज को भी बचाया जा सकता है। एंड एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसपोजिशन का, ये टेलीफोन लाइंस में जो इंटरफेरेंस आता है ट्रांसपोजिशन की मदद से उसको भी कम करा जा सकता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ फैक्ट्स कंट्रोल यूज्ड इन EHV ट्रांसमिशन लाइन। आपके ऑप्शन है ए शंट कंट्रोलर, बी कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर, सी डायगोनल कंट्रोलर एंड डी सीरीज कंट्रोलर। दोस्तों फैक्ट्स की फुल फॉर्म होती है फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन, इसे बोला जाता है फैक्ट। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो पावर फ्लो को कंट्रोल करता है, उसको स्टेबलाइज करता है और वोल्टेज रेगुलेशन करने में मदद करता है। फैक्ट्स में क्या क्या लगे होते हैं, सीरीज कंट्रोलर लगे होते हैं जिन्हें ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज में लगाया जाता है और ये क्या करते हैं, ये इम्पीडेंस को बेसिकली कम करने में मदद करते हैं। देन आता है शंट कंट्रोलर, इनको ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है और ये रिएक्टिव पावर को मेंटेन करने में या रेगुलेट करने में मदद करते हैं। और तीसरा होता है कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर, ये ओवरऑल पावर फ्लो को और वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। तो ये तीनों चीजें इसमें लगाई जाती है लेकिन डायगोनल कंट्रोलर इसमें नहीं लगाया जाता। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। आपके ऑप्शन है ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, बी कंडक्टर मटेरियल, सी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट, डी लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस होता है एल, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट अपॉन पाई ln में d अपॉन r। यहाँ पे d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर और r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। और दोस्तों एक और चीज इसमें एक बताने वाली है कि जो इंडक्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के। तो जितना ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ होगी उतना ही ज्यादा इंडक्टेंस बढ़ेगा क्योंकि उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो बेसिकली इंडक्टेंस किस पे डिपेंड
डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आपके ऑप्शन है ए फाइनाइट लूप गेन, बी इनफाइनाइट बैंडविड्थ, सी जीरो आउटपुट इंपीडेंस एंड डी इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस। दोस्तों एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ खासियत होती है, कुछ विशेषताएं होती है। इसका जो गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट गेन। इसका मतलब एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हाई वोल्टेज गेन होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इनपुट में बहुत छोटा वोल्टेज देंगे और कम वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होगा। इसे बोला जाता है इनफाइनाइट ओपन लूप गेन। दूसरा इसमें इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस होता है। यहाँ पे इनपुट इंपीडेंस का मतलब है हाई रेजिस्टेंस से। और दोस्तों इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसमें होता है? एक आइडियल करंट सोर्स में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आइडियल करंट सोर्स की तरह भी बिहेव करता है और इसमें जीरो आउटपुट इंपीडेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ ये एक तरीके से आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह भी काम करेगा, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस होता ही नहीं है और इसमें जो बैंडविड्थ होती है वो भी इनफाइनाइट होती है। तो सारी चीजें ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनफाइनाइट होती है, फाइनाइट कुछ नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आर्मेचर रिएक्शन इन एन डीसी जनरेटर प्राइमरली अफेक्ट। आपके ऑप्शन से पावर फैक्टर, एफिशिएंसी, स्पीड ऑफ द जनरेटर एंड जनरेटेड वोल्टेज। दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन अगर हम डीसी मोटर की केस में बात करें तो ये अफेक्ट करता है टॉर्क को, और अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो ये किसको अफेक्ट करेगा? ये वोल्टेज को अफेक्ट करेगा। क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, जब आर्मेचर कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो आर्मेचर कंडक्टर अपना ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है मेन मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि मुख्य चुंबकीय धारा को ये अपोज करता है। तो जब मुख्य चुंबकीय धारा को अपोज करेगा तो मेन मैग्नेटिक फील्ड जो वोल्टेज जनरेट करेगा उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, और जब इसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी तो वोल्टेज इंड्यूस कम होगा। तो इस वजह से आर्मेचर रिएक्शन किसको अफेक्ट करती है? डायरेक्टली जनरेटेड वोल्टेज को इफेक्ट करती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इफ द रिसीव पावर इज 800 किलोवाट एंड द ट्रांसमिट पावर इज 850 किलोवाट, व्हाट इज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। दोस्तों ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है? वो होती है रिसीव्ड पावर अपॉन में ट्रांसमिटेड पावर मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे रिसीव्ड पावर कितनी है? 800 किलोवाट है। ट्रांसमिटेड पावर कितनी है? 850 वाट है। मल्टीप्लाई में 100, इस जीरो से ये जीरो कटा, 5 2 10, इस 17, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 94.12%। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर सुटेबल फॉर। आपके ऑप्शन से बोथ एसी एंड डीसी, बी नीदर एसी नॉट डीसी, सी डीसी मेजरमेंट एंड 4 एसी मेजरमेंट। दोस्तों पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं केवल डीसी सोर्स को मेजर करने के लिए, और जो इसका डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना करंट कॉइल से बहेगा उतना ही डिफ्लेक्शन उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होगा। अगर हमें एसी और डीसी दोनों को मेजर करना है तो हम किसका यूज करते हैं? मूविंग आयरन का यूज करते हैं। अगर केवल हमें एसी मेजर करना है तो हम यूज करते हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का, और अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तब हम यूज करते हैं थर्मोकपल का। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्कॉट कनेक्शन इन अ ट्रांसफॉर्मर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। आपके ऑप्शन है ए पावर फैक्टर करेक्शन, बी वोल्टेज रेगुलेशन, सी हार्मोनिक रिडक्शन, डी 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्शन। दोस्तों स्कॉट कनेक्शन को टीटी कनेक्शन भी बोला जाता है और ये यूज होता है 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें दोस्तों 2 ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, एक होता है मेन ट्रांसफॉर्मर और जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर यूज होता है उसे बोला जाता है ऑक्सिलरी या टीजर ट्रांसफॉर्मर। और दोस्तों स्कॉट कनेक्शन बैलेंस 2 फेज वोल्टेज प्रोवाइड करता है। हम बेसिकली क्या करते हैं, 3 फेज इनपुट देते हैं और यहाँ पे 2 ट्रांसफॉर्मर के सेट लगे होते हैं, ट्रांसफॉर्मर 1 ट्रांसफॉर्मर 2, और हम आउटपुट पे मिलता है एक बैलेंस 2 फेज वोल्टेज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ करंट ट्रांसफॉर्मर इज टू। आपके ऑप्शन है ए स्टेप डाउन वोल्टेज, बी स्टेप अप वोल्टेज, सी कन्वर्ट लो करंट टू अ हायर वैल्यू, ऑप्शन 4 है कन्वर्ट हाई करंट टू अ लोअर वैल्यू। दोस्तों करंट ट्रांसफॉर्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है और इसका मुख्य काम है यह हाई करंट को लो करंट में चेंज करता है, क्योंकि हम करंट ट्रांसफॉर्मर से हाई करंट मेजरमेंट या हाई वैल्यू मेजरमेंट को भी ले सकते हैं। अब इसका जो डायग्राम होता है करंट ट्रांसफॉर्मर का वो कुछ इस तरीके से होता है, बनाते हैं हम उसे। ये इसकी सेकेंडरी साइड होती है दोस्तों, इसके साथ लगा होता है मीटर एंड ये ग्राउंड होता है, ये होता है लाइन करंट यहाँ पे, एंड यहाँ पे लोड के साथ ट्रांसफॉर्मर अटैच होता है। तो सीटी में बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में काफी कम
टर्न्स होते हैं, लेस टर्न्स होते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स होते हैं। तो एक तरीके से ये स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी हुआ, लेकिन हमें स्टेप और स्टेप डाउन से मतलब नहीं है। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम करंट को मेजर करते हैं। अब क्योंकि इसमें कम वाइंडिंग है तो वैसे इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जिसमें ज़्यादा वाइंडिंग होती है उसमें कम करंट फ्लो करता है। क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक कांस्टेंट पावर डिवाइस होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर कांस्टेंट रहेगी। हम भले वोल्टेज या करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पावर हम मेंटेन करके चलेंगे। मान के चलिए पावर का फॉर्मूला होता है V/I। मान के चलिए पावर 50 वोल्ट है, जिसमें वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट है और करंट हमारा 5 एम्पेयर है। अगर हमें कांस्टेंट पावर चाहिए, 50 वोल्ट चाहिए, तो हम वोल्टेज को 5 वोल्ट कर सकते हैं और करंट को 10 एम्पेयर कर सकते हैं। तो इससे पावर कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर या सिंपल ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज या करंट की वैल्यू को इस तरह से चेंज करते हैं कि पावर हमारी सेम ही रहे। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। जब हाई करंट प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड फिर इंड्यूस होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिससे करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इंड्यूस होता है। लेकिन करंट की वैल्यू एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो जब हम करंट को एक सेफ वैल्यू तक लेके आ जाते हैं तो हम हाई करंट को भी इजीली मेजर कर सकते हैं वाया एमीटर और एनी प्रोटेक्टिव रिले। तो हम हाई करंट को भी इजीली मेजर कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग FS6 गैस इन सर्किट ब्रेकर इज ए नॉन टॉक्सिसिटी, बी नॉन फ्लेमेबिलिटी, सी लो कॉस्ट, डी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोस्तों SF6 इंसुलेटर एक हाई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, यानी कि इसका जो इंसुलेशन है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये हाई करंट को या हाई पावर को रोकने में सक्षम होता है, और इसकी कुछ खासियत होती है। तो ये हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी प्राइमरी एडवांटेज है। इसकी सेकेंडरी एडवांटेज क्या है, ये नॉन फ्लेमेबल होता है, यानी कि जल्दी से जलता नहीं है। और दोस्तों SF6 सर्किट ब्रेकर को हम यूज करते हैं अप टू 765 किलोवाट। दोस्तों वहीं हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की बात करें, उसकी जो रेंज होती है वो वोल्टेज रेंज 132 kV होती है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की बात करें, उसकी वोल्टेज रेंज 400 वोल्ट से लेके 15 किलोवाट तक होती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की जो रेंज होती है वो 22 किलोवाट से लेके 66 किलोवाट तक की होती है। तो ये कुछ रेंजेस होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन ए साइज, बी वेट, सी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सेज, डी कलर। दोस्तों हम इंस्ट्रूमेंट को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन फंक्शन और दूसरा होता है बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स। तो फंक्शन के बेस पे हम इंस्ट्रूमेंट को फिर से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। देन आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वॉट आवर मीटर। देन आता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि CRO। अगर हम बात करें रिस्पॉन्स की, तो हम इंस्ट्रूमेंट को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड देन आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 है, द बैक EMF इन अ DC मोटर अपोजिस दी। आपके ऑप्शन है ए आर्मेचर करंट, बी सप्लाई वोल्टेज, सी फील्ड करंट और डी लोड वोल्टेज। दोस्तों जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करता है या मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, जिसे हम बोलते हैं EMF वोल्टेज। और ये वोल्टेज उस मुख्य वोल्टेज को अपोज करता है जिसकी वजह से ये EMF क्रिएट हुआ है, यानी कि जिसने इसको क्रिएट करा है उसका ये अपोज करता है। और ये वाला नियम दोस्तों बोला जाता है लेंस लॉ। और दोस्तों DC मोटर में बैक EMF क्यों जरूरी है, क्योंकि ये करंट को लिमिट करके रखता है सेफ वैल्यू तक। किस करंट को लिमिट करता है ये आर्मेचर करंट को लिमिट करता है। तो अगर करंट की बात चल रही है यहाँ पे, तो आर्मेचर करंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों बैक EMF किसका अपोज करता है, सप्लाई वोल्टेज का बैक EMF अपोज करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें नॉर्मल मेजरमेंट करना है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम्स लॉ का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, हम करंट और वोल्टेज मेजर करने के ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मेगर की मदद से हम हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 है, द VVF मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल स्टैंड फॉर। VVF मेथड को बोला जाता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। दोस्तों VVF मेथड किस मोटर में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ये AC मोटर्स में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसमें हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं AC मोटर की। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन अ रियल वर्ल्ड वोल्टेज सोर्स दैट हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस इज टर्म एज। आपके ऑप्शन है ए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, बी नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स, सी आइडियल वोल्टेज सोर्स, डी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दोस्तों जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। दोस्तों आइडियल वोल्टेज सोर्स में लॉसेस नहीं होते, इस चीज को याद रखना, आइडियल वोल्टेज सोर्स में कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। दोस्तों मान लीजिए एक सेल 1.5 वोल्ट का है, अगर वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वो हमेशा 1.5 वोल्ट वोल्टेज को प्रोवाइड करेगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हमें आइडियल वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट उससे कुछ कम मिलता है। मान के चलिए 1.43 वोल्ट हमें मिल रहा है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन अ टू पोर्ट नेटवर्क द शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर Y21 रिप्रेजेंट। आपके ऑप्शन है ए इनपुट एडमिटेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट, बी आउटपुट एडमिटेंस विद इनपुट शॉर्ट सर्किट, सी ट्रांसफर एडमिटेंस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट एंड डी ट्रांसफर एडमिटेंस फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। दोस्तों ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, ITI स्टूडेंट वाले इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस का, और ये क्वेश्चन मैंने अभी तक ITI में देखा नहीं है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। अगर फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, फॉर नॉलेज पर्पस आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, हमारे 2 इनपुट सोर्स होंगे और 2 आउटपुट सोर्स होंगे, जिसका एडमिटेंस Y11 और Y21 होगा। ये हमारा वोल्टेज V1 होगा जिसमें करंट I1 होगा, और ये हमारा वोल्टेज V2 होगा जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा होगा। तो हम Y पैरामीटर से इनपुट और आउटपुट वोल्टेज करंट का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हमें Y2 पैरामीटर का एडमिटेंस निकालना है। जब Y21 पैरामीटर का हम एडमिटेंस निकालेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, हम आउटपुट साइड को शॉर्ट कर देंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, हमने आउटपुट साइड को शॉर्ट कर दिया। तो Y21 क्या मेजर करता है, Y21 मेजर करता है कि कितना करंट इनपुट पोर्ट 1 में फ्लो करेगा जब हम V2 वोल्टेज अप्लाई करेंगे सेकेंडरी साइड में। किस केस में, जब आउटपुट शॉर्ट सर्किट होगा। जब आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट होगा तो V2 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो Y21 हो जाता है दोस्तों I1 अपॉन V2 विद V2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों Y21 रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर एडमिटेंस फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। और दोस्तों इसमें Y11 क्या रिप्रेजेंट करता है, इनपुट इम्पीडेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट। Y22 क्या रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट एडमिटेंस विद इनपुट शॉर्ट सर्किट। और Y12 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसफर एडमिटेंस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। Y12 के केस में हमारी इनपुट साइड शॉर्ट सर्किट होगी और Y21 के केस में हमारी आउटपुट साइड शॉर्ट सर्किट होगी। तो कितना एडमिटेंस आउटपुट से इनपुट की तरफ ट्रांसफर हुआ वो दर्शाता है Y21। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, द EMF जनरेटेड इन अ DC जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। आपके ऑप्शन है ए इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द जनरेटर, बी डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, सी यूजिंग अ स्मॉल कॉइल एंड डी डिक्रीजिंग द फ्लक्स पर पोल। दोस्तों DC जनरेटर के EMF का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू ZP∅N अपॉन में 60A। यहाँ पे Z क्या है, कंडक्टर पर पोल, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, और N क्या है, स्पीड इन RPM, और A है यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि EMF किसके प्रोपोर्शनल है, कंडक्टर के प्रोपोर्शनल है, पोल के प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है और स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसमें से कोई भी चीज हम बढ़ाते हैं, हम मान के चलिए नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा देते हैं तभी भी EMF इंक्रीज होगा, हम कंडक्टर बढ़ा देते हैं तो भी EMF इंक्रीज होगा, हम फ्लक्स बढ़ा देते हैं तो भी EMF इंक्रीज होगा। तो EMF को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर हम DC जनरेटर की स्पीड बढ़ा दें तो भी EMF इंक्रीज होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट आर द ABCD कांस्टेंट यूज्ड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। हमें ABCD पैरामीटर को यहाँ पे बताना है। आपके ऑप्शन है A टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस, B टू कैलकुलेट इंडक्टेंस, C to determine the temperature of the light and D to analyze steady state condition। दोस्तों ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर या चेन पैरामीटर भी बोला जाता है। ये भी कुछ 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, हम 2 इनपुट लेते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। सेम हम वही चीज करते हैं, एक बार हम सेकेंडरी को शॉर्ट करेंगे, एक बार हम प्राइमरी को शॉर्ट करेंगे और हम उससे एनालाइज करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की स्टेडी स्टेट कंडीशन को।
तो ये भी एक तरीके का क्या है, 2 पोर्ट नेटवर्क है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57 है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज, आपके ऑप्शन से ए इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन 1, सी 0, डी लेस देन 1। दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डीएफ लिख रहा हूँ, होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर कैलकुलेट करता है पीक डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट टू द ओवरऑल पीक डिमांड ऑफ एंटायर सिस्टम। और दोस्तों एक कंडीशन और होती है कि डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा बड़ा होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए 1। देखिए पावर सप्लाई से हम वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर को लोड सप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनकी मैक्सिमम डिमांड आमतौर पर एक समय पे एक जैसी नहीं होती है। किसी की मैक्सिमम डिमांड ज्यादा होती है, किसी की मैक्सिमम डिमांड कम होती है। इसी वजह से जो मैक्सिमम डिमांड होती है पावर स्टेशन में वो हमेशा कम होती है। मैक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो इसी वजह से जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अब दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड हमारी 4 है और मैक्सिमम डिमांड हमारी 3.5 है, तो 3.5 से आप 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा दोस्तों 1.14, यानी कि डाइवर्सिटी फैक्टर इस केस में भी 1.14 आएगा। तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा रहता है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन अ वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर फ्लो इनसाइड दी, आपके ऑप्शन से ट्यूब एंड कोल्ड गैसेस सराउंड देम, बी आउटर शेल ओनली, सी कंबशन चैम्बर, डी ट्यूब्स एंड हॉट गैसेस सराउंड देम। दोस्तों 2 तरीके के बॉयलर होते हैं मुख्यतः, एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। अगर हम बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर में तो इसमें जो ये ट्यूब्स होती है इनको एक्सटर्नली या बाहरी तौर पे हीट दी जाती है या गर्मी दी जाती है, जिससे कि ये ट्यूब गर्म हो जाते हैं और इसके अंदर का बहने वाला पानी भी गर्म हो जाता है। तो वाटर ट्यूब में क्या कर रहे हैं हम, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट इंटरनली। लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर में इन ट्यूब के थ्रू ही हीट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि फायर ट्यूब बॉयलर में हम यूज करते हैं इंटरनल कंबशन का। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, फॉर अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म द आरएमएस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पीक वैल्यू। दोस्तों साइनसॉइडल वेवफॉर्म में आरएमएस वैल्यू होती है Vm/√2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आरएमएस वैल्यू होगी 0.707 ऑफ पीक वैल्यू। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, वो होती है दोस्तों पावर डिलीवर्ड अपॉन में पावर सप्लाइड मल्टीप्लाई में 100। यानी कि पावर डिलीवर्ड मतलब कितनी पावर हमने रिसीव करी, पावर सप्लाइड मतलब कितनी पावर हमने ट्रांसफर करी, मल्टीप्लाई में 100। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।